चलें भाई, हाइब्रिड में खामोशी इख्तियार कर लें। चैप्टर नंबर 5, मोबाइल छोड़ दें हाइब्रिड में, बस क्लास शुरू हो गई है। शुक्रिया। चैप्टर नंबर 5, पेज 62। किताब भी निकाल लें। पेज 62। फोर्थ रो में बातें करना बस कर देना हाइब्रिड में। पेज नंबर 62, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसमें ऐसा करते हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट ई, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। वसीम अकरम एक्टिंग इन पाकिस्तान। वसीम अकरम पाकिस्तान में काम कर रहा है। अदर देन एन एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंट एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंट है उसकी बात नहीं हो रही। वसीम अकरम पाकिस्तान में काम कर रहा है एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ लारा, लारा के बिहाफ पे। इफ़ द वसीम अकरम एक्सरसाइजेज अथॉरिटी, अगर वसीम अकरम के पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करता है ऑन बिहाफ ऑफ लारा, या उसके पास अथॉरिटी तो नहीं है लेकिन उसकी आदत बन चुकी हुई है। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। उसकी आदत बन चुकी हुई है कि वो स्टॉक मेंटेन करता है और रेगुलरली उसमें से चीज़ें डिलीवर करता है लारा के बिहाफ पे। आगे होके बैठ जाओ और आ जाएंगे। तो या कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हमने इतनी ज़्यादा पावर दे दी है वसीम अकरम को कि वसीम अकरम खुद प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है, यानी वसीम अकरम प्रिंसिपल लेवल का रोल प्ले कर रहा है। एंड कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट 3 किस्म के हैं। उस बंदे के नाम के कर ले, लारा के नाम के, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप करवा दे, या लारा वसीम अकरम के थ्रू सर्विसेज दे दे। अच्छा, एक लफ्ज़ था इसमें जो कल हमने छोड़ा था, विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन। मटेरियल मॉडिफिकेशन के बगैर। इस बात का मतलब क्या है विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन? असल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करा रहे होते हैं ना, इसमें एज इट इज़ सामान मंगवा के आगे दिया जा रहा होता है, कोई ख़ास चेंज नहीं की जा रही होती। मटेरियल मॉडिफिकेशन का मतलब लिखें, चीज़ों को एज इट इज़ बेचा जा रहा होता है, ख़ास चेंज नहीं की जा रही होती। चीज़ों को एज इट इज़ बेचा जा रहा होता है, कोई ख़ास चेंज नहीं की जा रही होती। चीज़ों को हाइब्रिड में सेकंड रो लिख लें प्लीज़। चीज़ों को एज इट इज़ बेचा जा रहा होता है, किताब पे लिखने को कह रहा हूँ, कोई ख़ास चेंज नहीं की जा रही होती। विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन, को ख़ास चेंज नहीं की जा रही होती। नेक्स्ट बी पॉइंट में यह था कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है जो कि लारा ओन कर रहा है, लेकिन वो वसीम अकरम के नाम लगवा दी गई है ताकि लारा को बाहर के मुल्क से आना ना पड़े। ओके, पॉइंट जी पढ़ लें दोबारा।
3 लोग हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से बिज़नेस कर रहे हैं, हबीबी, कामरान और नजम। कामरान का कौन सा शहर बोला था हमने? नहीं, हबीबी का कराची था। कामरान का पेशावर और नजम का गुजरांवाला। तो कराची, अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस that is used or maintained by Habibi if the Habibi या कामरान और नजम carries on business at that place कराची या उससे कोई मिलती जुलती प्लेस जैसे गुजरांवाला या पेशावर, and that place और कराची या गुजरांवाला या पेशावर constitute a पक्का अड्डा ऑफ द पर्सन या उसके जानने वालों का, कामरान और नजम का। और बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द पर्सन, या हबीबी बिजनेस कर रहा हो या कामरान और नजम बिजनेस कर रहे हो एट द सेम प्लेस कराची और एट मोर देन वन प्लेसेस, या कराची, गुजरांवाला, पेशावर, और जिसमें वो एक बंदे का फिनिश गुड्स दूसरे का रॉ मटेरियल बनता हो और ये बिजनेसेस आपस में इनके जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरह आपने ज़रा याद करने की कोशिश करनी थी। ये थी डेफिनेशन पीई की। अटेंटिव होके बैठना है क्लास में। अच्छा, अब जी चैप्टर नंबर निकाल लें 13। जी, मुबारक को हाइब्रिड में लेट आने पर इससे फ्यूचर सिक्योर ज़्यादा हो जाता है, इनसिक्योर। पेज नंबर 287, एग्रीकल्चरल इनकम। भाई आप डेली लेट आते हैं, कहीं से क्लास होती है? फिर बस ये कल से आप खड़े रहेंगे अगर लेट आए तो। ये हाइब्रिड में लेट आने पे मुबारक हो, मोस्ट वेलकम। पेज नंबर 287, एग्रीकल्चरल इनकम जो एक बंदा कमा रहा होगा डैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पे आपने टैक्स जमा नहीं करवाना। अब सवाल ये है कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। द क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स भाई आगे आ जाए ना, आगे आ जाए, अब आगे आ जाए, ये टाइम है क्लास में आने का, सबको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स एनी रेंट received by a person from a land situated in Pakistan and used for agriculture purposes। आप मिसाल के तौर पे आपकी जब सवाने उम्री लिखी जाएगी आज से 100 साल बाद, तो सवाने उम्री में जब आपका जिक्र खैर होगा तो उसमें यह लिखा होगा कि आप अपने इलाके से एफएससी करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए मॉडल टाउन लाहौर एल ब्लॉक में तशरीफ़ ले आए थे और फिर आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी वहीं पे गुजारे और काफ़ी अरसा आप मॉडल टाउन एल ब्लॉक के अंदर रहे। तो अब और आप अपने इलाके में अपनी ज़मीन जो एग्रीकल्चर वाली थी वो किराए पे दे आए। अब आप बैठ के इधर सीए कर रहे हैं और एग्रीकल्चर वाली ज़मीन आपने किसी को किराए पे दी भी है। आपको जो किराया आ रहा होगा डैट विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम अगर 2 शराइत पूरी हो जाएं, वो ज़मीन पाकिस्तान में हो और उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हो। ज़मीन पाकिस्तान में हो और उस पर एग्रीकल्चरल सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड यूज फॉर
एग्रीकल्चरल पर्पस। एनी किराया received by a person from a land in Pakistan and used for agriculture purpose। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है आप उस जमीन को किराए पे ना दे के आएं, बल्कि उस जमीन को किराए पे दिए बगैर ही आप आ जाएं और आप खुद उधर किसी बंदे को कहते हैं भाई तूने काश्तकारी करनी है, या आप खुद उधर ही रह के काश्तकारी करें। तो ऐसी सूरत में आप रेंट कमा रहे हैं या रेवेन्यू कमा रहे हैं? तो फिर आप आम उधर काश्त कर रहे होंगे, आम बेच रहे होंगे, फिर आप जो है वो अखरोट बेच रहे होंगे, चलगोजे बेच रहे होंगे, फिर आप वहाँ पे रह के जो है वो चावल की फसल काश्त कर रहे होंगे, जो मर्जी चीज़ें होंगे उनको बेच रहे होंगे। ठीक है, तो रेंट भी कमाया जा सकता है और रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है, दोनों चीज़ें कमाई जा सकती हैं लैंड से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। Any income received by a person from a land situated in Pakistan from agriculture, again a repetition, any income received by a person from a land situated in Pakistan from agriculture, तो उससे जो भी इनकम कमा रहे होंगे डेट विल बी एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा जी, ये कौन सा ड्राई फ्रूट है? अखरोट। चलो शुक्र है आपको समझ आ गया। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने जिंदगी में अखरोट के गिर्द सब्ज रंग का एक खोल चढ़ा हुआ देखा है। अगर देखा है तो हाथ खड़े कीजिएगा, वरना नहीं। हाइब्रिड में 6-7 लोग हैं, इधर 5-6 लोग हैं जिन्होंने अखरोट के गिर्द सब्ज खोल देखा है। कितने लोगों ने नहीं देखा वो ज़रा हाथ खड़ा कर दे जिंदगी में। तो मेरे भाई, अखरोट जब दरख्त से उतारा जाता है, कुछ तो समझ रहे होंगे, मट्टी से निकलता है, उनको दरख्त का भी आज पता चला है। तो अखरोट जब दरख्त से उतारा जाता है तो इस पर एक सब्ज रंग का खोल होता है, सब्ज रंग की कोटिंग होती है। ये जो सब्ज रंग का खोल होता है दरख्त के ऊपर, क्या इस समेत अखरोट बाजार में आपको मिलता है या इसको उतार के बाजार में मिलता है? क्या इस समेत आपको बाजार में मिलता है या इसको उतार के आपको बाजार में मिलता है? तो याद रखिएगा, मार्केट में जो आपको अखरोट मिलता है वो सब्ज खोल उतार के मिलता है। तो एक बंदे के अखरोटों के बाग हैं, आंखें बंद करें और सोचें, एक बंदे के अखरोटों के बाग हैं, उन बागों में अखरोट हैं। जबरदस्त हो गया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब 500 किलो अखरोट निकला, भाग गया निकल के 500 किलो अखरोट निकला। इस 500 किलो में से जब आपने खोल उतारने शुरू किए तो आपने 2 खोल उतार के कहा मेरा तो अपना खोल उतर जाएगा तो मेरी बात होगी है। आपने खोल उतारने के लिए किसी बंदे को रिक्वेस्ट की कि वो आके आपको सर्विस दे। इस बंदे का नाम होगा बंदा, सर्विस प्रोवाइडर। इसका क्या नाम होगा? वो आएगा, आके आपको कहेगा मैं खोल को अनखोल कर दूं आप कहेंगे हाँ हाँ, तुम खोल को अनखोल कर दो। तो इधर हो जाऊं, अब सही है। मैं खोल को क्या कर दूं? अनखोल कर दूं। अब ये जो खोल को अनखोल करने के को पैसे लेगा या मुफ्त में करेगा? जल्दी बताएं, पैसे लेगा या मुफ्त में करेगा? अब लॉ मेकर कह रहा है अगर तो आपने उससे सर्विस ली है तो बेहतर है उसको पैसे ना दो, उसको बदले में खोल क्यों देने हैं? खोल का उसमें अचार डालना है,
उसको पैसे ना दो, उसको बदले में अखरोट दे दो। तो 500 किलो अखरोट में से 40 किलो अखरोट इस बंदे को दे दो। अब ये जो 40 किलो अखरोट इसको मिले, ये सर्विस रेंडर करने के बदले इसको रिम्यूनरेशन मिली है। ये जो 40 किलो अखरोट मिले हैं ना, ये माफ है, ये माफ है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा अगर आप उसको अखरोट दें। लेकिन अगर भाई तेरे आप लोग, लेकिन अगर आपने उसको पैसे दिए, पैसे ये मना है, आपने उसको बदले में बेनिफिट इन काइंड देना है। अच्छा, द परफॉर्मेंस, ये कल्टीवेटर को जरा ब्रैकेट में ले लें, द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड मुश्किल नाम है, आसान नाम है इसका सर्विस प्रोवाइडर। जी स्टूडेंट, नहीं वो आगे लिखा हुआ है, अभी तूने अखरोट का तेल भी निकाल लेना है। द परफॉर्मेंस बाय होम, और परफॉर्मेंस बाय होम सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो खोल को उतारने आया। द परफॉर्मेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर ऑफ व्हाट? ऑफ अ प्रोसेस एम्प्लॉयड, जो प्रोसेस लगाया है। क्यों लगाया है प्रोसेस? फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू, क्योंकि अगर ये काम ना किया तो बाजार में लोगों ने कहना है अबे ये कौन सा अखरोट है, सब्ज अखरोट हो गया। तो बाजार में लोगों ने फिर परेशान हो जाना है, लोगों ने कहना है ये अखरोट नहीं ये अखरोटा है। इसलिए लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि बाजार लेके जाने के लिए इसको ज़रूरी है। तो पहले बॉल बंडल खेल ले पूरी क्लास में, खेलता रहे। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं, ना भाई ना आराम से ना, क्या हुआ? तंग कर रहा था? अच्छा, इतना उससे मजाक करो ही ना कि छेड़े आप। दोस्त के साथ इतनी दोस्ती ना लगाएं कि वो हदें क्रॉस करे। अच्छा जी, अब मोहतरम परफॉर्मेंस किसकी तरफ से है? सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। क्या परफॉर्मेंस है? ऑफ अ प्रोसेस। परफॉर्मेंस ऑफ अ, फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू मार्केट, ताकि प्रोड्यूस कहां लेके जा सकें? मार्केट में लेके जा सकें। सर्विस प्रोवाइडर को ना कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। सर्विस प्रोवाइडर को इसलिए कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड कि वो रेंट अपनी सर्विसेज का ले रहा है इन कैश या इन काइंड। इन काइंड से मुराद अखरोट, वो बदले में अखरोट ले रहा है। जान ले रहा है, अखरोट ले रहा है, अखरोट। अच्छा आगे, अब भाईजान जो कल्टीवेटर था जिसने काश्त किए थे अखरोट, उसके पास कितने अखरोट बच गए? 500 किलो में से, 500 किलो में बनाए थे, 500 किलो में से कितने किलो बच गए उसके पास? 460 किलो। और 40 किलो दे दिए। अब 40 किलो अखरोट लेके ये निकलेगा बाजार में सर्विस प्रोवाइडर, और 460 किलो अखरोट लेके कल्टीवेटर निकलेगा और निकल के कहेगा भाईजान अखरोट ले लो, अखरोट ले लो, अखरोट ले लो। ये बाजार में निकल के बेचेंगे।
इनको बेच के जो पैसे आएंगे ये भी माफ हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। साथ वाले कंधे का कोई कसूर नहीं है, साथ वाले के कंधे का, कि आप उस पर रेस्ट करें। आगे चलें, पढ़ें जी। पॉइंट नंबर 3, द सेल बाय, बोले बोले बोले, सेल बाय होम, सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ, कल्टीवेटर कितना बेचेगा 460 किलो, और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, द सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ व्हाट, ऑफ अखरोट, फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, अखरोट पे कोई काम नहीं करना, अदर देन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव, सिवाय इसके के जो ऊपर डिस्क्राइब हो गया। ऊपर कौन सा डिस्क्राइब हुआ है, जो बाजार लेके जाने के लिए जरूरी है। और अगर खुदा ना खास्ता आप अखरोट का तेल निकाल के उसका तेल बेचना शुरू कर दें, फिर तो भाईजान आपने ऐसा काम किया जो बाजार लेके जाने के लिए जरूरी नहीं था, फिर आपको पकड़ लिया जाएगा, फिर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप एज इट इज अखरोट को बेचने बाजार में, फिर ठीक है। और अगर आप कहें मैं अखरोट से नहीं, गिरी निकाल के उसका हलवा बना के बेचेगा, हमारा अखरोट का हलवा कैसा होगा, बड़ा हलवा बेचेगा हम, तो अगर आप इन चक्रों में पड़ जाएंगे हलवा, ना 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 पुत्र हॉर्न नहीं, अब आपकी एग्रीकल्चर इनकम माफ नहीं होगी। डन। चलें जी, 2 से 3 दफा पॉइंट 2 और 3 को पढ़ के याद कर लें। लेट मी हैव सम H2O, काफी है। जी बा, जी जी, किने 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 क्या इससे फर्क पड़ता है? जिन्होंने टैक्स देना है, अगर वो अखरोट का हलवा बेचेंगे उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर एज इट इज अखरोट बेचेंगे तो माफ हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता लेने वाले को, मैं तो बेचने वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, द परफॉर्मेंस बाय, मोबाइल छोड़ दें 4th रो में हाइब्रिड में, शुक्रिया, बैग में रख दें, जिप बंद कर दें। द परफॉर्मेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर, क्या परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस जो कि एम्प्लॉय किया गया है फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू मार्केट, ताकि फसल को बाजार लेके जाया जा सके, वरना उस फॉर्म में, सबस खोल के फॉर्म में किसने लेना था, चपेड़े भी नहीं पड़नी थी। द सेल और बाद में सेल करना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है द, और अब बाद में क्या लिखा हुआ है द सेल बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ने कितना बेचा है 460 किलो। भाई ये बातें ऐसे ऐसे होती रहती हैं हाइब्रिड का, मुझे फिर हाईलाइट करके करना पड़ेगा लोगों के साथ, हाइट ऑफ एनीथिंग। कल्टीवेटर ने 460 किलो बेचा और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने जो है वो बेचा 40 किलो,
ऑफ द प्रोड्यूस फॉर विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म, जिसपे कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुआ अदर देन प्रोसेस डिस्क्राइब। और वो अबव वाला पता है कौन सा, जो प्रोड्यूस को बाजार लेके जाने के लिए जरूरी है। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो, फर्ज करें ये मट्टी है, ये आपके लहलहाते खेत हैं, और लहलहाते खेतों के साथ ये चिलमिलाती बिल्डिंग है, धूप की चमक में चमक उठती है। आप जब आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ लाए तो क्या कहते हैं, अच्छा, आप जब आला तालीम, कौन बोला था, आप जब आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर तशरीफ लाए तो आपने लैंड भी किराए पे दे दी और आपने बिल्डिंग भी किराए पे दे दी। लैंड जो आपने किराए पे दी उसका किराया आपको 6 लाख मिल रहा है, और जो बिल्डिंग किराए पे दी उसका किराया 4 लाख मिल रहा है। इस बिल्डिंग को जब इस्तेमाल कर रहा होगा बैक एंड पर, आपके पीछे से जब आप लाहौर में आला तालीम हासिल कर रहे हैं और एक साहब पीछे से आपकी जो है वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी लैंड और बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपको किराया दे रहे होंगे। अगर कल्टीवेटर इस लैंड एंड बिल्डिंग को यूज कर रहा है, यानी इस बिल्डिंग को यूज कर रहा है जो लैंड के साथ है, तो ये बिल्डिंग का किराया भी आपका माफ हो जाएगा जो आपको रिसीव हो रहा है, अगर 3 शर्तें पूरी हो जाए। कल्टीवेटर इस बिल्डिंग को यूज कर रहा हो, ये बिल्डिंग इस लैंड के साथ हो, करीब करीब हो, और तीसरी शर्त यह है कि ये बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो, जहां पे कोई रहता ना हो बल्कि सामान स्टोर किया जाता हो। कौन सा सामान, जो लैंड से फसल निकली है ताकि उस पर बारिश ना पड़ जाए, उसे स्टोर किया जाता हो। तो बिल्डिंग जो स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही है, इसका किराया भी माफ होगा अगर 3 शर्तें पूरी हो जाए। आज होमवर्क में आपका सवाल है चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 21, ये आप लोगों ने पूरा करके आना है। वैसे वो एंड पे मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये अब होमवर्क जो है ना, आप लिखा करें किताब के पहले सफ़े पे। किताब का जो पहला सफ़ा है ना, वहाँ पे होमवर्क लिख लिया करें आज का, फिर अगले दिन का उससे आगे लिख लिया करें, ताकि आप जब घर जाके किताब खोलें तो जो लेटेस्ट लिखा हो वो आपको याद रहे कि कौन सा होमवर्क है। चैप्टर 18 का क्वेश्चन 21। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्री कल्चरल इनकम। अगर बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर, ओन तो नहीं कर रहा होता, ओन तो आप ही कर रहे होते हैं, असल में ऑक्यूपाई कर रहा होता है। बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर, आपकी गैर मौजूदगी में कल्टीवेटर ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसमें उसने 460 किलो अखरोट रखे हुए हैं, या आपकी गैर मौजूदगी में रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड उसे ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि उसने 40 किलो अखरोट वहां रखे हुए हैं। बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। द बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, बिल्डिंग लैंड के करीब करीब हो, जो कि लैंड यूज हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और बिल्डिंग इज यूज एज अ स्टोर हाउस के 3 नाम हैं, ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट बिल्डिंग, ये 3 नाम है स्टोर हाउस के। बिल्डिंग इज यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस, अ स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर लैंड, सिर्फ इस वजह से कि आपका लैंड के साथ कनेक्शन है।
तो 3 शराइत पूरी हों, एक तो ऑक्यूपाई कराओ कल्टीवेटर इसको, और दूसरा करीब करीब हो, और तीसरा बिल्डिंग यूज हो रही हो एज अ स्टोर हाउस। अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कौन सी फसल है जी? गन्ने की। एक्सेलेंट यार, ये पिक्चर्स आप लोग नहीं पहचानते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये कौन सी फसल है? गन्ने की। आपने गन्ने की फसल के साथ क्या चीज? आपने गन्ने की फसल के साथ एक शुगर मिल लगाई हुई है। गन्ने की फसल के साथ क्या लगाई हुई है? शुगर मिल लगाई हुई है। क्या चीनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या सिर्फ गन्ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? गन्ना इज अ प्रोड्यूस ओनली, चीनी इज नॉट प्रोड्यूस। चीनी तो फिर उससे फर्दर प्रोसेसिंग करके बनती है। तो आपने गन्ने की फसल उतार कर काट कर अपनी ही शुगर मिल में ले आते हैं। अब आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्जाम नहीं है, क्योंकि आप गन्ना एज इट इज बेच नहीं रहे, बल्कि गन्ने का तेल निकाल के गन्ने से आप चीनी निकाल के बेच रहे हैं। अब आप इसको जो है वो एग्रीकल्चरल काम नहीं कह सकते, क्योंकि अब आपने शुगर मिल लगा ली है। सो व्हाट विल बी योर इनकम फ्रॉम बिजनेस? योर इनकम फ्रॉम बिजनेस विल बी, टैक्सेबल होगी, सेल ऑफ शुगर। आप शुगर बेचेंगे। चीनी कितने रुपए किलो है आजकल? 150 कर लो, चलो 150 रुपए किलो के एतबार से आपने 1 किलो शुगर बेची बना के। उस 1 किलो शुगर बनाने के लिए आपकी कॉस्ट क्या है, जरा सोच के बताएं। कौन कौन से खर्चे हुए? सीड का, वाटर का, सुंडी मार स्प्रे, पेस्टिसाइड्स, ये सारे खर्चे हुए आपके। क्या करने के लिए? चीनी बेचने से पहले गन्ना उगाने के लिए। जो भी खर्चे हुए, ये गन्ना उगाने के लिए आपके ये खर्चे हुए। फर्ज करें 1 किलो चीनी बेचने के लिए आपका ये खर्चा सिर्फ 30 रुपए हुआ। फर्ज करें। लॉ मेकर कहते हैं नहीं, कहते हैं मैं आपको ये माइनस नहीं करने देता, मैं आपको इससे बड़ा बेनिफिट देता हूं। आप क्या याद करोगे? आप छोड़ो आपके खर्चे कितने हुए, इग्नोर करो। आप मुझे यह बता दो कि फेयर वैल्यू ऑफ शुगर केन, 1 किलो चीनी बनाने के लिए जो आपने गन्ना इस्तेमाल किया, उस गन्ने की बाजार में कीमत क्या? आपने कहा वो तो माशाल्लाह, मैं अगर इसको एज इट इज बेचा तो मेरे ख्याल से 80 रुपए का बिक जाना था। ये तो अच्छी खासी प्राइस है। कहते हैं मैं आपको फेयर वैल्यू माइनस करने दूंगा, बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं आपको एक्चुअल खर्चे माइनस नहीं करने दे रहा, क्योंकि लॉ मेकर को ये कॉम्बो आपको बड़ा पसंद आया कि अपनी ज़मीनें लहलाते खेत हैं और साथ अपनी ही शुगर मिल है, तो ये कॉम्बिनेशन उसको बड़ा पसंद आया। तो यहां बढ़ के उसने आगे कहा कि गन्ना काश्त करने पे जो एक्चुअल खर्चा आया है, एक्चुअल खर्चा वो तो बहुत कम होगा,
सीड का खर्चा, पानी का खर्चा, बाकी का खर्चा होगा। गन्ना काश्त करने पे खर्चा बहुत कम आया, लेकिन अगर उस गन्ने को आप बाजार में बेचते और चीनी ना बेचते तो फिर गन्ना शायद 80 रुपए का बिकना था, वो 30 रुपए का खर्चा नहीं आया उस पर। तो ऐसी सूरत में लॉ मेकर आगे बढ़ के कहते हैं मैं आपको फेयर वैल्यू माइनस करने दूंगा ऑफ गन्ना। तो ये जी कॉन्सेप्ट है। टोटल इनकम से मुराद यहां सेल ऑफ शुगर और मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मुराद यहां मार्केट वैल्यू ऑफ गन्ना। टोटल इनकम से मुराद है सेल ऑफ चीनी, बोलें सेल ऑफ, टोटल इनकम से मुराद है सेल ऑफ चीनी और माइनस करनी है आपने मार्केट वैल्यू या एक्चुअल खर्चे। सीड, वाटर, लेबर काट दें लिख के, ये खर्चे नहीं माइनस करने, बल्कि आपने गन्ने की मार्केट वैल्यू माइनस करनी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्ट क्यों करना जरूरी है? अटेंटिव रहें क्लास में। क्या करना है इसको? ठंड लग रही है भाईजान, एसी को जरा सेट करना है, इधर आइएगा। है रिवोट, ठीक है रहने दो यार, रहने दें। चलें जी आगे चलें, बस 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 देख लिया, आगे चलें। हाइब्रिड में भी सेटिंग करते हैं यार एसी की। क्या मतलब, किसका फोन है? हाउ डेयर ही, आपका फोन बोल रहा, आपका फोन बोल रहा था। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, यानी फेयर वैल्यू, ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड। नो अदर खर्चे शैल बी अलाउड। अदर खर्चों से मुराद है यानी सीड, वाटर, लेबर नॉट अलाउड। अदर खर्चे अलाउ नहीं होंगे। नेक्स्ट, अच्छा सवाल ये है कि अब फेयर मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस की कैसे निकला करेगी। सवाल ये है कि प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकला करेगी। हाउ वी विल कैलकुलेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। द मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। कई दफा प्रोड्यूस सोल्ड होती है मार्केट में इन इट्स रॉ फॉर्म,
कई दफ़ा प्रोड्यूस सोल्ड होती है मार्केट में इन इट्स रॉ फॉर्म, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे माल्टे हैं, यू जस्ट प्लक एंड यू कैन सेल, यू जस्ट प्लक एंड यू कैन सेल, यू जस्ट प्लक एंड यू कैन सेल। That's all. If produce is sold in market in its raw form, और बाद में आप सोचें कि यार मैं माल्टे तो हैं तो साथ में एक फैक्ट्री बना लेता हूं जहां पे ऑरेंज जूस डब्बों में पैक करके बेचता हूं, तो फिर आप भी वो गन्ने वाला काम ही करें, गन्ने और चीनी वाला। तो अगर प्रोड्यूस मार्केट में अपनी रॉ फॉर्म में बिकती है तो इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? द मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द बिजनेस। जिस दिन आप बिजनेस में वो माल्टे लाए उस दिन उसकी मार्केट प्राइस देख लेंगे, माल्टों के बाजार में मार्केट प्राइस क्या है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज इट इज मार्केट में लाई नहीं जा सकती, जैसे अखरोट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट में एज इट इज लाई नहीं जा सकती। और अब ये जो है ना, ये वाला लफ्ज इफ प्रोड्यूस इज, ये वाला लफ्ज आगे इसके साथ भी मिल रहे और आगे फिर इसके साथ मिल रहा है। इफ प्रोड्यूसेस असल में ना ये दो 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 फिक्रें हैं, एक ये है नंबर 1 और एक ये है। यार आप लोगों को बस मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। और ये नंबर 2 है। इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट इन इट्स रॉ फॉर्म, यस माल्टा इट इज सोल्ड इन द मार्केट इन इट्स रॉ फॉर्म। इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस, जो आम तौर पे लगाया जाता है टू बी रेंडर टू फिट टू टेकन टू मार्केट। मिसाल के तौर पे अखरोट, अखरोट को आप एज इट इज मार्केट में जाके कीमत लगवाएंगे ग्रीन खोल के साथ, या इसको प्रोसेस एम्प्लॉय करवा के मार्केट में कीमत लगवाएंगे? तो पहले की रॉ फॉर्म की मिसाल माल्टा और दूसरे की मिसाल अखरोट। दोनों की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द पर्सन्स बिजनेस, जब आपके बिजनेस में आके वो यूज हुआ उस वक्त की। नेक्स्ट, इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस से मुराद है प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट। कोई रेयर चीज है, रेयर। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसी प्रोड्यूस है जो आप बाहर के मुल्क से लेके आए और आपने उसकी फसल लगाई पहली दफ़ा। अब वो ऐसे बीज हैं या ऐसी कोई चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं, अब वो मार्केट में बिक ही नहीं रही, उसकी फिर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? उसकी मार्केट वैल्यू मजबूरन उस तरीके से निकालें जो तरीका मैंने मना किया। सीड पे कितना खर्चा आया, वाटर पे कितना खर्चा आया, और उसकी जो लैंड है उसका रेंट कितना है जिस इलाके में आप जो है वो काश्त कर रहे हैं। ये सारे आपके एक्चुअल खर्चे हैं, ये जमा करें, मजबूरन उसको फेयर वैल्यू ले लें जिससे मैंने मना किया था फेयर वैल्यू लेने से। अब मजबूरन उसको फेयर वैल्यू ले लें। हो सकता है आपको इससे रेयर सा बीज ले आए बाहर के मुल्क से और उस बीज से फिर कोई फसल उगाएं और उस फसल से ऑयल बनाएं, ऑयल बना के बाजार में बेचें, तो अब वो उस प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू बाजार में अवेलेबल नहीं है क्योंकि बाजार वाले उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अभी तक, तो कोई मसला नहीं। तो किसी प्रोड्यूस को अगर आप बाजार में ना बेचते हो, इट इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट, रेयर है कोई चीज़, तो मजबूरन इसकी फेयर वैल्यू बताएं कैसे निकलेगी?
मार्केट प्राइसेस सम ऑफ क्या एंड क्या, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, सीड वाला, वाटर वाला, लेबर वाला, ये सारे जमा करें। एंड, और ज़रूरी नहीं आपकी लैंड रेंट पे हो, फिर भी आप लैंड का जो किराया पे किया जाता है उस इलाके में जहां आपने फसल काश्त की है वो भी जमा करें। यानी अजीब सा आप कोई गन्ना लाए, ऐसा गन्ना जो कि रेड कलर का था, अब वो बाजार में बिकता ही नहीं था, तो अब आप क्या करें, गन्ने के ऊपर जो सीड का खर्चा आया, जो वाटर का खर्चा आया उसे जमा करें, जो फर्टिलाइजर खादे वगैरह इस्तेमाल किए उसे जमा करें, और इस लैंड का रेंट जमा करें। वो ज़रूरी नहीं लैंड आपकी अपनी हो या किसी की हो, जो मर्जी हो, चाहे किसी की हो चाहे अपनी हो, फिर भी लैंड का रेंट आपने जमा करना है ताकि एक प्रॉपर कॉस्ट निकले। उस कॉस्ट को कॉस्ट नहीं समझेंगे, फिर उस कॉस्ट को क्या समझेंगे, फेयर वैल्यू। तो मजबूरी में सीड वगैरह, वाटर वगैरह की कॉस्ट को भी जमा करना पड़ सकता है फॉर कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू। चलें, अब हमने एक दो न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन उससे पहले ये एक दो चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं, इसको पढ़ लें। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जेम्पशंस, क्या चीज़, अपनी लैंड पे रेंट पे नहीं करेंगे, लेकिन उस इलाके में किसी और लैंड का रेंट पता चला लें, वो फिर इसमें जमा कर दें। एक इंडिविजुअल की इनकम जिसको प्रिविलेज दिया हुआ है डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर प्रिविलेज एक्ट ने, बाहर के मुल्क से ना डिप्लोमेट्स वगैरह कुछ लोग पाकिस्तान में आते हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उनकी इनकम माफ़ है। एंड यूनाइटेड नेशन के बंदे अगर कोई आए हुए हैं तो उनकी इनकम भी माफ़ है पाकिस्तान में। ये एक सिंपल सी बात लिखी हुई है। आगे चलें, अगला पॉइंट जरा गौर से समझना है, पॉइंट 3। एक बंदा पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने गया, अब रिटायर होके पाकिस्तान वापस आ गया। एक बंदा यूनाइटेड नेशन नौकरी करने गया पाकिस्तान से, अब रिटायर होके पाकिस्तान वापस आ गया। अब जब ये रिटायर होके घर बैठा हुआ है तो इसको मिल रही है पेंशन, ये पेंशन माफ है अगर 3 शराइत पूरी कर दे, अगर एक शर्त पूरी कर दे। वो शर्त क्या है, वो ये साबित कर दे कि जब मैं बाहर के मुल्क में यूनाइटेड नेशन में नौकरी करता था तब मेरी सैलरी भी माफ थी। जब मैं यूनाइटेड नेशन में नौकरी करता था तब मेरी सैलरी भी माफ थी, बस ये साबित कर दे। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान because of his पुरानी employment in United Nation, it will be exempt अगर बंदे की सैलरी भी एम्प्लॉयमेंट से क्या थी, माफ थी। पाकिस्तान में एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड नेशन, आज उसे पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद वो माफ है। अगर इट विल बी माफ इफ द बंदे की सैलरी भी उस नौकरी से माफ थी। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाहर की गवर्नमेंट के नौकर, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप इस्लामाबाद में गए कनाडा की एम्बेसी में, वहां एक कैनेडियन बैठा हुआ था, आपने उस कैनेडियन से कहा मेरी शक्ल देखो, मैं जाना चाहता हूं कनाडा। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, भाई हो तुम अपने। ये जो बंदा बैठा हुआ है कनाडा की एम्बेसी में, इस कैनेडियन की इनकम माफ है, इसको जो तनख्वाह मिल रही है इसके काम की कनाडा से मिल रही होगी, इसकी इनकम माफ है अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दे। नंबर 1, ये सिटीजन हो कनाडा का, पाकिस्तान का सिटीजन ना हो। दूसरा, कनाडा का बंदा पाकिस्तान में उसी किस्म की जॉब कर रहा है जिस तरह पाकिस्तान का कोई बंदा कनाडा में जॉब कर रहा हो। यानी पाकिस्तान ने भी कोई बंदा कनाडा में मेरे ख्याल से रखा होगा शौकत नामी,
जब कनाडा से जॉन और लॉरा कहते होंगे हमने लाहौर में जो है वो नौकरी करनी है, आना है, तो वो वहाँ से कहते होंगे अच्छा चलो ठीक है, तुमने लाहौर में नौकरी करनी है, हमने यूसीपी के अंदर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में आना है कनाडा से पढ़ने के लिए पाकिस्तान में, तो वो वहाँ से चेक करके उनको भेजते होंगे। तो पाकिस्तान ने भी वैसा बंदा कोई रखा हो। और तीसरी बात, बच्चों वाली बात, निहायत ही अजीब बात और कंजूस पुने वाली बात, अगर तुम हमारे बंदे को उधर सैलरी पे टैक्स माफ करोगे तो फिर हम तुम्हारे बंदे को इधर टैक्स माफ करेंगे, अगर हमारे बंदे को उधर टैक्स माफ ना किया तो फिर ये ना समझना हम तुम्हारे बंदे को टैक्स माफ करेंगे। तो ये 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। सैलरी रिसीव्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सैलरी जो रिसीव करे फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट। सर्विसेज किसको दे रहा है ये बैठ के? फॉरेन गवर्नमेंट को। बातें हो रही हैं सेकंड रो में, क्लास हो रही है। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सैलरी जो रिसीव करे फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट। सर्विसेज तो वो फॉरेन गवर्नमेंट को दे रहा है ना, कनाडा की गवर्नमेंट को दे रहा है सर्विसेज। शैल बी एग्जाम्ड अगर 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 3 शर्त पूरी हो रही हो। पहली शर्त, द एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, ये एम्प्लॉय वहां का सिटीजन हो एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ, ये बंदा सर्विसेज दे रहा हो सिमिलर एज आर परफॉर्म बाय हमारे एम्प्लॉयज इन फॉरेन कंट्री, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं। और तीसरी बात, द फॉरेन गवर्नमेंट गिव्स अ सिमिलर एग्जेम्पशन टू आवर एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट भी हमारे जो एम्प्लॉयज वहां पहुंचे हुए हैं उनकी इनकम पे टैक्स क्या करती हो? माफ करती हो। तो ये 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। चैप्टर 18 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, थोड़ा सा आपको करा दूं मैं। पेज 397, मुकरम has 65 acre of agricultural land in Badin. Page number 397. मुकरम has 65 acre of agricultural land in Badin. मुकरम की 65 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है बदीन में। एंड अ बिल्डिंग, और साथ उसके एक बिल्डिंग भी है। इन इमीडिएट विसिनिटी, बिल्कुल सही तरीके से उठाया है। एंड बिल्डिंग इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, और बिल्डिंग है लैंड के करीब करीब। मुकरम ने किराए पे दे दी है 30 एकड़ लैंड, मुकरम ने किराए पे दे दी है 30 एकड़ लैंड अलॉन्ग विद बिल्डिंग टू डायनोनी, दीनू, दीनू को किराए पे दे दिया। हु इज अ कल्टीवेटर, जो आप कल्टीवेट करेगा। इसका मतलब है मुकरम और किसी काम में मसरूफ हो गया है और 30 एकड़ लैंड दे दी है उसने दीनू को। दीनू इसको इस्तेमाल करे स्टोर हाउस के तौर पे, जो बिल्डिंग है, यूजेस द बिल्डिंग एज अ स्टोर हाउस। और मुकरम उससे किराया ले रहे हैं 7.5 लाख लैंड का और 3,25,000 बिल्डिंग का। अब लैंड का किराया माफ करने के लिए 2 शराइतें, एक तो लैंड पाकिस्तान में और दूसरा एग्रीकल्चर के लिए यूज हो। तो ये जो लैंड का किराया है, मैं माफ करने लगा हूं।
क्योंकि दो शराइत पूरी हो रही हैं, 7.5 लाख माफ़ करने लगा हूँ, क्योंकि लैंड बदीन में है और लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है। बिल्डिंग का किराया मैं तब माफ़ करूँगा जब 3 शराइत पूरी हों। बिल्डिंग को कल्टीवेटर ऑक्यूपाई करे, यूज़ करे, बिल्डिंग लैंड के करीब हो और बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज़ हो। येलो हाइलाइटर। बिल्डिंग तीनों यूज़ कर रहे हैं, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त स्टोर हाउस के तौर पे यूज़ करें और तीसरी शर्त ये करीब है। तीनों शराइत पाई जा रही हैं, इसलिए ये जो पैसे आए हैं डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एग्रीकल्चरल लैंड का किराया भी माफ़ है और उसके साथ जो बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी में है उसका किराया भी माफ़ है, क्योंकि ये हमने किराए की इनकम कमा रहे हैं, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो जब घर जाके हम न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे, मिस्टर मुकरम इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2000 X5 या 05, तो न्यूमेरिकल के फेस पे हम ऐसे लिखेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम 7,25,000 जमा 3 लाख, 7,50,000 जमा 3 लाख, 1075, और बाकी इनकम्स वगैरह ऐड करके घर में सोल्यूशन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो जब हमारी टोटल इनकम आ जाएगी वट एवर इट मे बी, तो इसमें से दोबारा माइनस कर देंगे एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि ये माफ़ है, इस पे टैक्स जमा नहीं कराना। तो मैं नोट करने का टाइम आपको दूंगा, तो इसको ऐड करके लेस कर देंगे, इस पे टैक्स जमा नहीं कराना। नेक्स्ट, Mukarram is also running a small rice husking unit in Badin। तो राइस हस्किंग यूनिट देख लेते हैं कैसे होता है। इंजेक्टर है ये कैमरे इसके अंदर लगे हुए हैं, ये डैमेज दाना निकाल। भाई इसको पॉज कर दो रिकॉर्डिंग को, इसको आप कर दो कि याद रहेगा काटना, नहीं याद